नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में रसायन विज्ञान से जुड़े जितने भी बीपीएससी ने क्वेश्चंस और 30वीं से 66वीं बीपीएससी तक पूछा हुआ है वो सभी इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाले हैं आप सभी को। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन है पहला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। ठीक है, तो तत्व क्या है आपका? तत्व वो चीज़ होता है जो हमारे आवर्त सारणी के अंतर्गत जितने भी सजाए गए हैं वो सब तत्व हैं। तो यहाँ पर धातु, अधातु और उपधातु ये सब क्या है आपका? ये एक तत्व का भाग है, लेकिन गैस जो है ये एक पदार्थ की अवस्था होती है। ठीक है, तो मेरा सी ऑप्शन जो है वो आपका तत्व नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आंसर सी है इसका सही जवाब। कह रहा है कि आवर्त सारणी में तत्वों को तीन भागों में बांटा गया है। कौन सा है? धातु, अधातु, उपधातु। ठीक है, एक अक्रिय गैस भी है, हालांकि उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पर तीन भागों में कह रहा है बांटा गया है, जो धातु, अधातु और उपधातु है। इसके अंतर्गत कह रहा है कि सभी अक्रिय गैसों को अधातु की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, ये सब अधातु के अंतर्गत रखा हुआ है। तो मुख्य रूप से आपका तीन ही चीज मिला, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसको माना गया है? तो ये आपको लेबोजियर है। आइए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन लेबोजियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए इसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपका, ये हो जाएगा आपका सही जवाब। लेबोजियर जो है, एंटोनी लेबोजियर को आधुनिक शास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है आपका कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या इतना है तो द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, तो देखिए जो परमाणु द्रव्यमान होता है किसी भी तत्व का वो क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉन प्लस, ये नाभिक में क्या चीज पाया जाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हम लोग करेंगे तो जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना प्रोटॉन की संख्या भी होगी। तो प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन जोड़ लेना है, तो आपका 20 और 18 कितना हो जाएगा? 38। ठीक है, सी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर वही चीज़ है, नाभिक में उपस्थित रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो संख्या होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब अगले क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड जो है जिसका कि परमाणु संख्या 94 और परमाणु द्रव्यमान जो है 242 होता है, कह रहा है कि प्लूटोनियम का जो न्यूक्लाइड है उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या अगर निकालना हो तो अभी हम लोगों ने सुना कि जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? ये आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और ये आपका ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है भार। तो इसको इसमें से घटा लेना है। तो 242 में से आपको 94 घटा लेना है, तो कितना आ जाएगा? 148। ठीक है, आपका 148 आंसर जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका आंसर बी सही है, बाकी वही चीज़ दिया हुआ है। चलते हैं आगे। कह रहा है कि फैराडे स्थिरांक क्या है। ठीक है, तो देखिए जो भी स्थिरांक होता है वो क्या है आपका? जैसे कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो है जिसको हम लोग जी के नाम से जानते हैं, वही आपका फैराडे का स्थिरांक है। तो फैराडे का जो स्थिरांक है वो क्या है? सार्वभौमिक स्थिरांक है, ये भी आपका सार्वभौमिक हो जाएगा। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, सार्वभौमिक स्थिरांक है। देखिए डी आंसर दे रहा है। ठीक है, आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। देख लीजिए, कह रहा है कि फैराडे जो है इसका क्या कितना होता है आपका? 96485 जूल पर मोल होता है इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। तो पीएच मान जो होता है वो आपका शुद्ध पानी का होता है और उदासीन विलयन का भी, दो चीज का होगा आपका इसमें। तो एक से अधिक हो जाएगा मेरा ई ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि शुद्ध पानी का भी 7 होगा और जो उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं उसका भी पीएच वैल्यू 7 ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वही बात है, आगे है कि पानी का पीएच मान, तो पानी तो पीने लायक होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। बी ऑप्शन दे रहा है, वही है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक घोल में पीएच 3 से 6 बदलता है तो H प्लस आयन की सांद्रता जो है वो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाइए कितना कम। पहले तो ये चीज़ समझना है कि जो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन प्लस आयन रहता है, ठीक है, जिसमें जितना ही ज़्यादा आपका हाइड्रोजन प्लस आयन रहता है वो उतना ही ज़्यादा, जितना ही अधिक रहेगा वो उतना ही क्या होगा? ये अधिक का सिंबल ले लेते हैं, अधिक रहेगा
वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अम्लीय होगा। एसिडिक नेचर का होगा वो उतना ही अधिक। ठीक है, तो ये आपका अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाएगा जितना ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ देखिए 3 से 6 हो रहा है, कहने का मतलब कि ये जा रहा है उदासीन की ओर, 7 उदासीन होता है तो अम्लीय से और कम हो रहा है। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन इसमें हमारा अम्लीयता कम हो रहा है, तो हाइड्रोजन आयन भी क्या हो जाएगा मेरा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसमें बढ़ने वाला तो ऑप्शन आपका ऐसे ही नहीं होगा। ठीक है, अब कम होने वाला में देखते हैं कितना गुना कम हो जाएगा, ये सवाल है। तो यहाँ देखिएगा कितना कितना में इसमें ह्रास हो रहा है, कितना का, 3 का कम हो रहा है, तो 3 पे 0 3 0 बैठा दीजिएगा, आपका वही आंसर हो जाएगा। आपका हो जाएगा कितना, 10,000 गुना। आइए आंसर देखते हैं, आंसर आपका हो जाएगा 10,000। देखिए यहाँ पर वही आपको दिया हुआ है, यहाँ क्या है 3 हो जाएगा, 3 गुना हो रहा है तो वही 3 0 आपको लगा लेनी है। ठीक है, आपका वही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि ब्रोमीन क्या होता है, ब्रोमीन एक क्या है भाई, तो ये लाल द्रव होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 9 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे फटाफट से। तो 10 नंबर आपका क्वेश्चन है कि वेल्डिंग, यहाँ पर देखिए वो दिया हुआ है ब्रोमीन के बारे में। ब्रोमीन क्या है आपका, गहरा लाल रंग का एक तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है जिसका परमाणु क्रमांक 35 होता है और रूम टेम्परेचर पर भी ये द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, तो आता है क्वेश्चन कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है आपका, तो ब्रोमीन होता है। ठीक है, ये क्या है, अधातु है, तो ये आपका हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है आपका, तो ये तो सबको पता है एसिटिलीन होता है, और एसिटिलीन के साथ ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, तो आपका ऑक्सीजन और एसिटिलीन हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी है कि गैस वेल्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा ताप के माध्यम से धातुओं को पिघलाकर जोड़ने अथवा ठीक करने में काम किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित विधि है। ठीक है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन और एसिटिलीन हो गया। ठीक है, आगे चलिए। आपको कह रहा है कि गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत किसका होगा आपका, तो गैल्वेनाइज लोहा के साथ होता है जस्ता का। ठीक है, लोहा को संरक्षण के लिए भी आपको जस्तीकरण किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन, तो उसी का नाम है आपका जस्ता का होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं लोहे एवं इस्पात के जंग को, आगे आपका वही बात, जंग को सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यसद लेपन, जिसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 12 नंबर है आपका कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट क्या है भाई, तो वो आपका क्या होता है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट जो होता है वो आपको यहाँ पर दे रहा है साल्फोनेट। ठीक है, साल्फोनेट कह रहा है। देखिए यहाँ पर ऐसे तो हम लोग कपड़ा धोने वाले, इसका क्या होता है फॉर्मूला, कपड़ा धोने वाले का CaCO3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो कार्बोनेट होगा, लेकिन आपका आंसर साल्फोनेट दे रहा है। तो आइए हम लोग व्याख्या देखते हैं आखिर रीजन क्या है। ठीक है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट यहाँ दे रहा है आपका साल्फोनेट। पढ़ते हैं व्याख्या आखिर क्या है। कह रहा है डिटर्जेंट आद्रक अथवा आद्रकों के यौगिक है जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थ जो हैं वो एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। तो डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होता है, ये तो क्लियर है। तो यहाँ एक चीज़ है, ये जो अपमार्जक की बात कर रहा है कि डिटर्जेंट आर्द्रता का जो है यौगिक होता है, आर्द्र यौगिक होता है। तो यहाँ पर कर है तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करने वाला चीज़ है वो होता है आपका एल्केली बेंजीन सल्फोनेट, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सल्फोनेट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है वह है आपका, आते हैं तो मानव पसीना से कौन सा तत्व उत्सर्जित होगा आपका, तो वो हो जाएगा आपको खनिज अम्ल यूरिया भी मौजूद रहते हैं। पसीना में आपका तत्व नहीं बल्कि ये है आपका कौन चीज़, पसीना के मुख्य रूप से पानी से होता है और इसके अलावा इसमें हमारा मिनरल्स निकलता है, अम्ल निकलता है और यूरिया भी निकलती है। ठीक है, और पसीना में मुख्य रूप से देखेंगे तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं। अतः इसमें सब जो है एक से अधिक आंसर हो जाएगा मेरा ई। ठीक है, कौन कौन से तत्व हैं देख लीजिए आप लोग, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन, जितने महत्वपूर्ण तत्व हैं वो सब हमारे पसीने में मौजूद हैं। ठीक है,
तो इसके अलावा भी है जो खनिज अम्ल और यूरिया निकलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कॉपर सल्फेट होता है, जिसको हम लोग ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए वही चीज दिया हुआ है, CuSO4 × 5H2O होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। करें कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो ये इसमें आपको प्लेटिनम मिलेगा। प्लेटिनम सबसे भारी धातु है। यहाँ पर भारी का तात्पर्य मतलब घनत्व है। घनत्व बराबर सबको पता है द्रव्यमान बाई आयतन होता है भाई। तो यहाँ पर द्रव्यमान जिसका पर आयतन में जिसका सबसे अधिक रहेगा वही सबसे ज़्यादा होगा। तो प्लेटिनम का सबसे अधिक है। इसमें कितना होता है? इसका होता है 21.45। बाकी चांदी का है 10.5, पारा का है 13.54 और सोना का है 19.32 ग्राम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। करा स्टेनलेस स्टील जो है वो स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है किस चीज़ का? तो ये आपको मिलेगा, इसमें रहता है लोहा निकेल और क्या चीज़? लोहा निकेल के साथ साथ कोयला भी है और साथ कार्बन भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग व्याख्या देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है ई ऑप्शन। आइए व्याख्या देख लेते हैं हम लोग का व्याख्या क्या दे रही है। ठीक है, इसमें है कि आपको दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसमें इस ध्यान चीज देना है हम लोग को कि इसमें क्या रहता है। देखिए इसके अलावा लोहे के धातु के साथ साथ क्या इसमें कार्बन भी रहेगा, निकेल भी रहेगा और क्रोमियम भी रहेगा। ठीक है, तब जाकर मेरा बनता है स्टेनलेस स्टील। तो इसमें ऑप्शन मेरा कोई मिला नहीं, इसलिए ई ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करें कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह क्या है एक तरह का? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ से आता है भाई? तो जिप्सम ही है आपका, जिप्सम का ही एक अप्रूफ है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको कि गर्म करके प्राप्त किया जाता है। तो वही देखिए है, करें कि 373 के पर जब गर्म करते हैं तो इसके अणु क्या है? इमिट हो जाते हैं और बच जाता है यहाँ पर जो 2H2O रहता है वो बच जाता है हाफ H2O, जिसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्लियर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला यहाँ आपसे पूछ दिया है, तो ये चीज़ देखिएगा यहाँ पर हाफ H2O कहीं ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो नहीं दिखाई दे रहा है तो इसमें घबराने की बात नहीं है। इसी को क्या किया है कि इसमें अगर पूरे में दो अणु से परमाणु से गुना कर दीजिएगा तो CuSO4 का होल ट्वाइस और ये हाफ क्या होगा? हट जाएगा। तो मेरा इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो एल्कीन कहते हैं। ठीक है, एल्केन का सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन का जो है वो होता है आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, और एल्काइन का जो होता है वो आपका होता है ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन आइए, अगले क्वेश्चन पे आपका है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका को हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, एसिटिक एसिड का CH3COOH होता है, जो कि आपको ये जो है फंक्शनल ग्रुप है आपका कार्बोनिक एसिड का। अगर ये लग गया आपको मिथाइल के साथ तो ये आपका बन जाता है मीथेन और एक और कार्बन है तो मीथेन और ये हो जाएगा इथाइल या एथेनोइक अम्ल। ठीक है, जिसको हम लोग कार्बोनिक अम्ल का ये ग्रुप रहता है COOH। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रकार्यात्मक समूह जो अर्थात फंक्शनल ग्रुप है आपका। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है COOH। चलिए आगे चलते हैं। कर है निम्न में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित रहता है? तो जैसे अभी आपने पढ़ा सिरका, तो वो तो जाहिर सी बात है वो होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है भाई? तो वो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं हम लोग। और हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। करें कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो जितने भी हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह यूज़ करते हैं उसमें क्या रहता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड, या उसी को कंप्रेस करके उसमें डाला जाता है, जिसके कारण कि वो एसिडिक या हल्का गला जलता है, जो बुलबुला बाद में निकलने लगता है हिलाने पर, तो वही होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कंप्रेस कर दिया जाता है। तो वही देखिए ये आंसर दिया हुआ है कि उच्च दाब पर सोडा बोतल में अंतःक्षेपित किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। ठीक है,
आगे चलिए कह रहा है कि खनिज या मिनरल क्या है। तो खनिज या मिनरल जो है वो अकार्बनिक ठोस होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या आपका क्या कह रहा है, व्याख्या है कि भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार जो है खनिज एक क्या है, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अकार्बनिक ठोस है जिसकी संरचना रवाकृत होती है, ठीक है, रवा जैसी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है आपका कि वर्ष 1945 में नागासाकी जो जापान में गिराया गया बम था, वो कह रहा है कि कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। तो उसमें प्लूटोनियम का यूज किया गया था, ठीक है। उसमें कौन सा तत्व था, प्लूटोनियम। आगे चलिए, कह रहा है कि 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक बम नागासाकी पे कौन गिराया था, आपका फैटमैन नाम था उसका, उस बम का, ठीक है। ये तो पता होगा आप सभी को। तो इसमें यूज हुआ था प्लूटोनियम विस्फोटक के रूप में, और दूसरी ओर जो गिराया गया था उसमें यूरेनियम था, ठीक है। तो हिरोशिमा याद रखिएगा, हिरोशिमा क्या होता है आपका कि वो गिराया जाता है जिसका नाम है लिटिल बॉय, और इसका जो है यूरेनियम का इसमें यूज किया गया है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको आते रहते हैं, तो ध्यान से देख लीजिएगा। नागासाकी फैटमैन और इसमें प्लूटोनियम, हिरोशिमा पर लिटिल बॉय यूरेनियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलते हैं, ठीक है। तो जो प्राकृतिक तत्व होते हैं उसमें परमाणु जो होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहा है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक क्रियाशील इसमें देखेंगे तो मेरा मिलेगा पोटेशियम, ठीक है, जो तुरंत आपको अभिक्रिया कर लेता है। उसके बाद से आता है सोडियम, तब कैल्शियम, उसके बाद से जो भी है, तो सबसे ज़्यादा है पोटेशियम, उसके बाद से सोडियम है, ठीक है। आइए बाकी देखते हैं। व्याख्या कर रहा है दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक क्रियाशील धातु क्या है। तो पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, तब आपका आयरन, दिए हुए ऑप्शन के अनुसार कर रहा है, ठीक है। ये नहीं कि कैल्शियम के बाद तुरंत आयरन आएगा। तो यहाँ पर जो है क्रियाशीलता के रूप में सबसे अधिक हो जाएगा आपका वही, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सा है। तो उसमें हाइड्रोजन गैस डाला जाता है जब तेल से घी बनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं इसके व्याख्या की ओर। कह रहा है वनस्पति तेल से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसमें कह रहा है कि निकेल, ये भी क्वेश्चन आपको आते रहता है कि इसमें कौन सा उत्प्रेरक के रूप में किसका यूज होता है। तो निकेल का, ठीक है। और आगे चलेंगे तो कह रहा है कि यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तब आएंगे। कह रहा है कि आयोडीनीकृत लवण में क्या होता है। तो आपका पोटेशियम आयोडाइड हो जाता है, ठीक है। जो आयोडाइज्ड साल्ट हम लोग यूज करते हैं वो मुख्य रूप से क्या उसमें पाया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड। क्लियर है। आइए ऑप्शन देखते हैं अच्छे से, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड है, इसकी संरचना एवं भौतिक गुणों में खाद्य लवण के समान है। व्यापारिक स्तर पर आयोडीन कृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है, किसका। तो पोटेशियम आयोडाइड का। करें इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड एवं सोडियम आयोडाइड का भी प्रयोग आयोडीनीकृत लवण बनाने में किया जाता है। तो व्यापारिक स्तर पर पोटेशियम आयोडाइड ही होता है, बाकी और भी ये सब आप बनाकर आयोडाइज्ड मिल्क आयोडाइज्ड साल्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए कह रहे हैं कि खाने का नमक जिसको हम लोग NaCl जानते हैं वो क्या है एक तरह का। तो एक तरह का ये जो है इसमें देखेंगे आप लोग NaCl, ठीक है। NaCl का अगर आप देखेंगे तो इसका जो होता है निर्माण वो आपको किससे होता है। तो यहाँ पर बनता है HCl और प्लस में आपको NaOH। तो दोनों देखेंगे तो ये प्रबल अम्ल होता है और ये प्रबल क्षार होता है, ठीक है। कहने का मतलब कि ये जो होता है कॉन्सेंट्रेट होता है। तो यहाँ पर दोनों जब मजबूत चीज़ है और इससे मेरा बन रहा है NaCl, ठीक है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब दोनों मजबूत चीज़ है तो बनाएगा भी तो क्या होगा, वो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार है दोनों। तो इससे बनता है मेरा NaCl। चलिए वही इसीलिए बी ऑप्शन दे रहा है। बाकी देखिए करें कि सभी जैव यौगिकों में अनिवार्य रूप से मूल्य तत्व पाया जाता है वो कार्बन पाया जाता है, ठीक है। जितने भी जैविक तत्व हैं
एक बात समझ लीजिए एक लाइन में कि जितने भी तत्व, या तत्व बोल रहे हैं, जितने भी पदार्थ को जलाया जा सकता है, जिस यौगिक को, जैव यौगिक हो जो भी हो, अगर वो जल रहा है तो सोचिए कि उसमें कार्बन आपका मौजूद है। ठीक है, देखिए आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। सभी पदार्थ जो है कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। ये जो होता है कार्बन अनिवार्यता रूप से पाया जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है कहाँ पर आपका, तो किरोसिन में आपका जो है नहीं रहेगा, बाकी कांच, मिट्टी और सीमेंट में जो है वो ऑक्सीजन उसमें उपस्थित मिल पाएगा। चूँकि कार्बन क्या है, किरोसिन क्या है, ये पूर्ण रूप से है हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं भाई, तो जिसमें कार्बन और केवल हाइड्रोजन होता है, तो इसमें ऑक्सीजन आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कर रहा है कि प्रसंगत विकल्पों में किरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। रासायनिक रूप से किरोसिन जो है हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। वही बात कर रहा है आपका, हाइड्रोकार्बन में केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन यौगिक होते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो इसमें आपका वही ब्यूटेन हो जाएगा, सिगरेट लाइटर जो हम लोग यूज़ करते हैं। कह रहा है ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है, इसके आणविक सूत्र C4H10 होता है। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, तो ये तो आइसोप्रीन का होता है, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये आपका आइसोप्रीन हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो कह रहा है आपका कि बहुलीकरण वह अभिक्रिया जिसमें एक ही प्रकार से अणु को आपस में जोड़कर कई अधिक अणु भार वाला अणु बनाया जाता है, उसी को हम लोग बहुलीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि जैसे मान लीजिए CH2 आपको लगते हुए ये क्या हो जाएगा, आपका चैन चलता चला जाएगा, तो यही है आपका आइसोप्रीन। ठीक है, आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ है। अगला देखिए कह रहा है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। ठीक है, कहने का मतलब टेफ्लॉन किसका बहुलक है भाई, तो आपको टेट्राफ्लोरोएथिलीन हो जाएगा। ठीक है, नाम में ही आपको इसमें छुपा रहता है, तो ये हो जाएगा आपका टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है, आइए ऑप्शन देखते हैं। ए दे रहा है सही है आपका पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन जो है, इसको आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। तो PTFE जो है, PTFE एक ठोस फ्लोरोकार्बन है, इसका घनत्व जो होता है 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और इसका गलनांक जो होता है वो होता है 327 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है, तो आइए हम लोग फटाफट से इसका एक देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन है आपका कि बेकेलाइट एक आरंभिक प्लास्टिक होता है जिसका रासायनिक नाम पॉलीऑक्सी बेंजाइल मेथिलोग्लाइकोलेन हाइड्राइड है। ठीक है, नाम थोड़ा आपको बड़ा मिलेगा, तो इसको हम लोग कह रहे हैं यह थर्मोसेटिंग फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का रेजिन होता है, जो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन प्रक्रिया के फलस्वरूप बनता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। आगे है आपका, इसका खोज 1907 में हुआ, 1907 से 1909 के बीच में हुआ था। बेल्जियम के रसायन जो है रसायन शास्त्री आपका लियो बैकलैंड ने किया था, इसलिए इसका नाम बेकेलाइट पड़ा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो ये एक तरह का वसा है ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, चलिए आगे है वही चीज़ है, हमारे शरीर के भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड जो है वसा कोशिकाओं में संचित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है आपका कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने पर सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो वो फिल्टर पेपर किस तरह का होता है, यहाँ पर आपका देखिए आंसर दे रहा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है आप देखिए। कह रहे हैं कि गाड़ी चलाने वाले सांस की जांच के लिए जो है ब्रीथलाइजर जो होता है नामक आपका प्रयोग किया, उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अब कह रहे हैं इस उपकरण के माध्यम से जो है वही है आपको कि पता लगता है शराब पिया है कि नहीं। तो मुख्य रीजन क्या है,
तो इसमें जो है पोटेशियम क्राइक्रोमेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से गुजारा जाता है। ब्रेथ एनालाइजर में लाल बुरा पोटेशियम डाइक्रोमेट विलियम अल्कोहल से अभिक्रिया करके हरा रंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इस हरे रंग की तीव्रता के माध्यम से छोड़ी गई सांस में अल्कोहल की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। इसी तरह से तो जो आपको उस फिल्टर पेपर पे जैसे ही जाएगा वो कलर चेंज हो जाता है, इसलिए उसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका, तो अगला क्वेश्चन है आपका ये है आपका अगला क्वेश्चन 39। कह रहा है आपसे कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या पाया जाता है भाई, तो वो आपका ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक से तो अधिक चला जाएगा, उसमें मीथेन भी होता है कम मात्रा में, तो आपका बहुत सारा चीज हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन देखिए यहाँ पर मुख्यतः क्या आपको पाया जाता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। अब देखिए इसमें जो मर्केप्टन ये आपको यूज़ किया जाता है, जैसे मर्केप्टन में आप मिथाइल मर्केप्टन, इथाइल मर्केप्टन यूज़ कर सकते हैं। तो गंधक के जो हम लोग उसमें गंध मिलता है एलपीजी के रिसाव में, वो आपका होता है मर्केप्टन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर है ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक कौन सा होता है आपका, तो उसमें जो मुख्य रूप से पाया जाएगा आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड भी रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहेगा इसमें। तो इस तरह से हमारा और भी चीज़ हो जाएगा, जैसे कि आपका इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके अलावा भी आपको चीज़ मिलेंगी, जैसे कि इसमें ओजोन भी है, मीथेन भी है ऑप्शन में, वाष्प भी होते हैं, जल वाष्प, गैस वगैरह और भी चीज़ इसके कारक होते हैं। लेकिन मुख्य घटक अगर देखा जाए तो आपका नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा ये ऑप्शन ले सकते हैं, एक से अधिक, ऐसे ये भी हो जाएगा। तो मतलब कन्फर्म है कि आपका ई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको व्याख्या कर है, ग्रीन हाउस गैस वे हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित उष्मीय आवरण विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है। इसमें मुख्य क्या है, प्रमुख आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। ठीक है, इसके बाद से ये सब आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे चलते हैं। फिर आया क्वेश्चन आपका, वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम आपका वही हो जाएगा ई ऑप्शन, बाकी ऊपर वाला ही। आगे देखिए कर है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। देखिए कोई भी कार्बनिक पदार्थ अगर अधूरा जलेगा तो हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड ही छोड़ेगा। ठीक है, और जब पूरा जल जाएगा तो वो बन जाता है ऑक्सीजन की पूर्ण उपस्थिति में, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अधूरा जलेगा तो ऑक्सीजन की कमी के कारण इंजन में पेट्रोल डीजल तथा पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, जिसके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न और निर्गत होती है। एक चीज़ और है आपको कि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर है तो वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड ही। ठीक है, अब देखिए साबुन और ग्रीज को हटाता है, साबुन ग्रीज को हटाता है किस मेथड द्वारा, तो उसमें होता है पायसीकरण। ठीक है, जो साबुन होता है ग्रीज को हटाता है वो पायसीकरण विधि द्वारा। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं हम लोग इसकी व्याख्या। ठीक है, कह रहा है कि पायसीकरण सामान्यतः ध्रुवीय समूहों में युक्त लंबित श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। उदाहरणतः जैसे कि साबुन है, साबुन में अणु में दो भाग होते हैं, एक लंबी हाइड्रोकार्बन संख्या जो कि वसा में घुलनशील होता है, तथा दूसरा जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। ठीक है, और पायसीकरण के दौरान जो है साबुन का अध्रुवीय एल्किकल समूह है तेल या ग्रीज को घोल लेता है, यही कारण है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सूचियों को दिए गए कूट के सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, ये आपका रहा क्वेश्चन, और ये इसके नीचे है इसका। तो ये दिया हुआ है कि किससे क्या चीज़, पदार्थ और किसका उपयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ है एस्पोर्टेम। एस्पोर्टेम एक तरह का क्या होता है, वो मधुरक होता है, कृत्रिम मधुरक है। ठीक है, फिर आपका फ्रियोन जो है वो प्रशीतक के रूप में होता है, जैसे फ्रिज वगैरह में फ्रियोन गैस का यूज़ होता है, जैसे CFC भी है उसी का एक फ्रियोन का ही वो फॉर्मेशन है। फिर देखिए आपका है नियोप्रीन। तो नियोप्रीन तो रबर के कहाँ है, संश्लेषित, तो रबर हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, संश्लेषित रबर के बनाने में यूज होता है। फिर आपका बेनाड्रिल जो है वो है आपका प्रतिहिस्टेमिन। तो हमारा मिला 3 4 1 2, 3 4 1 2 आपका ऑप्शन देखिए सी पे आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है।
चलिए इसमें वही चीज़ दिया हुआ है आपका। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट इस पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 45 के निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे अगर अम्ल वर्षा में होगी तो वो होगा आपका H2SO4 का। ठीक है, अम्लीय रूप में ज़्यादा होता है H2SO4 का। जिसमें देखिए आपका CH2SO4 कह रहा है कि निःसृत प्रकृति में होने वाले विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड जो है, यही दो तरह की बारिश कराता है। एक आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है जो आपको सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, ये H2SO4, और एक जो है आपका बनाएगा कौन सा, नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये बनाएगा आपका नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो यही चीज़ है, आप यहाँ पर देख लीजिए नाइट्रिक अम्ल बनाकर और सल्फ्यूरिक अम्ल है, और उसके साथ साथ ये लगभग 70% आपको आता है सल्फ्यूरिक अम्ल वर्षा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं आपसे कि अम्ल वर्षा होती है किसके कारण होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर नहीं दे रहा है, तो देखिए अम्ल वर्षा होती है कहाँ से होती है, ये ऑप्शन पूछ रहा है कि कैसे होती है। ठीक है, तो कोयला कारखाना से होगा, कारखाना से सल्फर ऑक्साइड निकलता है आपका, तो कारखाना से हो सकता है। पेट्रोल से, तो पेट्रोल के अगर हम लोग करेंगे तो हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो इसमें हमारा करें कि यहाँ देखेंगे तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, इसमें प्रदूषक के रूप में क्या हो जाएगा, तो एक से अधिक चला जाएगा, कारखाना से भी हो जाएगा आपका, पेट्रोलों से हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, तो कह रहे हैं कि इन प्रदूषकों के उत्सर्जन कारखाना से हो सकता है, पेट्रोल से भी हो सकता है, ऊर्जा उत्पादन के संयंत्र कोयला से भी, जलने से भी हो सकता है। तो इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि शुष्क बर्फ क्या होता है, तो उसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आपका, हम लोग उसको बोलते हैं शुष्क बर्फ। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो है एक क्या है, एक तरह का ये आप जो बोलते हैं सब्लिमेशन, उसको उसी रूप में रख सकते हैं जैसे कि शुष्क बर्फ जो है वो बिना द्रव के रूप में बदले हुए सीधे क्या होता है, ऊर्ध्वपातित होकर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। तो कहने का मतलब ये डायरेक्ट सब्लिमेशन मेथड से होता है। आपको ये जो होता है शुरू में ठोस अर्थात शुष्क बर्फ जो होता है वो ठोस के रूप में रहता है, जिसको शुष्क बर्फ या ठोस बर्फ बोला जाता है। तो ये होता है क्या कि डायरेक्ट आपको गैसियस अवस्था में जाता है। आगे चलते हैं, करें निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं भाई, तो वही है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सी ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि शुष्क बर्फ क्या है, तो वही है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ठीक है, आगे कर है चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है, तो दुधिया होने का मुख्य कारण है कि वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। ठीक है, चलिए लाइम वाटर जिसका सूत्र क्या होता है भाई, CaO, ये हो गया चूने का पानी, जिसमें कि हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, वही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनुजलीय विलयन का समान नाम है। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्साइड हो जाएगा CaOH हो जाएगा, इसका CO हो जाएगा आपका, कली चूना का होता है CaO। तो यहाँ पर चूने का पानी जो है वो हो जाएगा करेक्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कि तनुजलीय विलयन का सामान्य नाम है आपका चूने का पानी। जब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रवाहित होता है तो चूने का पानी दुधिया हो जाता है। क्लियर है, वही है आपका CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस लिखेंगे चूँकि CaO होता है, तो यहाँ पर कैल्शियम का 2 और हाइड्रोक्साइड का 1 होता है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, और ये हो जाएगा बन जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट और जल। ठीक है, आगे है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य के रूप में किसका यूज होता है भाई, तो ऊपर भी पढ़ा आप लोगों ने कि बैटरी के कार में किसका यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ कर है कार में द्वितीयक सेल का प्रयोग लिया जाता है। द्वितीयक सेल का जो होता है वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल तनु विलयन में उपयोग होता है। ठीक है, बाकी जो है देख लीजिए। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है, तो कार्बन का ही अप्रूप है हीरा और ग्रेफाइट और कोयला हो जाएगा, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। कहने का मतलब ये तीनों तो कार्बन ही है।
आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन पे 53 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे सख्त कौन सा है? तो सबसे प्राकृतिक में पाए जाने वाला कड़ा पदार्थ कौन सा है? आपका हीरा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण होता है? तो सोडियम बेंजोएट का हम लोग यूज करते हैं खाने पीने के पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए, ठीक है। अगला है पारद धातु मिश्र है किसका? वो तो पारद युक्त मिश्र धातु होता है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सा होता है भाई? तो उसमें मीथेन गैस होता है, जो कि आपको मुख्य रूप से हम लोग जो गोबर गैस के यूज करते हैं मुख्य रूप से, उसमें आपका वही है, खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाला जो गैस है वो आपका मीथेन गैस हो जाएगा। और जो एलपीजी होता है उसमें आपको पाया जाता है मुख्य रूप से ब्यूटेन, ठीक है, उसके बाद प्रोपेन। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये सब कहाँ से है? वही गोबर, कड़ा कुचरा आदि से, कूड़ा कचरा आदि से प्राप्त किया जाता है, जैविक पदार्थ से प्राप्त किया जाता है, एक लाइन में बोल सकते हैं। आगे है निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव होता है? तो देखिए अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि धातु जो है अगर सामान्य ताप पर द्रव मिलेगा तो वो पारा है, और अधातु का बात करेगा तो वो आपका ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान पर रखिएगा। चलिए आगे देखिए, तो कह रहा है अगला कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? तो उसको ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। ऊपर थोड़ा सा हिंट आपको मिला था ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में, तो आपका ऊर्ध्वपातन हो जाएगा सब्लिमेशन, ठीक है। आगे देख लीजिए, प्रक्रिया वो पढ़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई जो है, कह रहा है गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या होगा? तो अमोनियम और इसके साथ जब मिलेगा तो वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू में कौन सा भाई पाया जाता है? अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ठीक है, साइट्रिक अम्ल हो जाएगा आपका सही जवाब। आगे देखिए अगला है, बाकी देख लीजिए, आप लोग को सब पता ही होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, तो ये तो सिरका हो जाएगा आपका। हाइड्रोक्लोरिक समझ रहे हैं जो पेट में अम्ल मिलता है हम लोग का। टार्ट्रिक समझ ही रहे हैं, इमली का हो जाएगा आपका। तो इस तरह से ये जो है आपको ये सब, और साइट्रिक आप देख लिए नींबू का हो जाएगा। अब कह रहे हैं वाहनों में निकलने वाली गैस कौन सी होती है, ठीक है। तो वाहन से देखिए क्या क्या निकल सकता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, ठीक है। तो इसमें एक से अधिक चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 61 का एक्सप्लेनेशन, फटाफट से आते हैं ऊपर। करें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड पहले निकलेगा मुख्य रूप से, उसके बाद नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होते हैं ये सब। चूँकि हाइड्रोकार्बन जो पेट्रोल हम लोग यूज़ करते हैं, डीजल जो यूज़ करते हैं हम लोग, वो कार्बन का प्रूफ है, तो उसी से हमारा मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि स्टील को कठोर प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है किस चीज़ को? तो कार्बन की मात्रा उसमें बढ़ाई जाती है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें कह रहा है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? क्वेश्चन आ चुका है आपका, ये है आपको पिंच ब्लेड से, ठीक है। तो पिंच ब्लेड जो है वो किसका है? रेडियम का अयस्क है, आपको ध्यान देना है। पिंच ब्लेड किसका? क्वेश्चन आ भी चुका है आपको। रेडियम में अनुपात अत्यधिक कम होता है। क्यूरी दंपत्ति जो है रेडियम प्राप्ति के लिए पिंच ब्लेड का ही शोधन किया था ये लोग भी, ठीक है। आगे देखिए, जो मैडम क्यूरी थी या क्यूरी जो भी रहे, वो आपका रेडियम प्राप्त किया था पिंच ब्लेड से ही, ये चीज़ जानने की बात। आगे चलिए, कह रहा है तैरने के तालाब में तैरने के समय मनुष्य की त्वचा जल जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो वो क्लोरीन के कारण होता है, ठीक है। चूँकि ये सब पता है, वो लवणीय होगा तो उसमें आपका क्लोरीन रहेगा ही रहेगा। तो तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, वो क्लोरीन के कारण होता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला है आपको, यहाँ एक चीज़ और है, हाँ ये चीज़ हम लोग यहाँ जो तालाब के शुद्धिकरण के लिए डालते हैं वो आपका क्या रहता है? विरंजक चूर्ण ये डालते हैं, जिसमें कि क्लोरीन जो है वो आपको प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो वही क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन की अधिकता के कारण जिसकी होती है त्वचा जलती है।
आगे देखिए कर रहे हैं हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। तो हाइड्रोजन को जलाएंगे भाई तो जल बनेगा H2O, ठीक है। अगर H2O2 को जलाएंगे तो मेरा क्या मिलेगा, H2O मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो जाएगा। यहाँ 2 लगा दीजिए, 2 यहाँ लगाना होगा, यहाँ पर आपको 2 तो यहाँ पर 2 लगेगा, ऑक्सीजन पे नहीं लगेगा, हाइड्रोजन के पास लगाना पड़ेगा। तो कुल मिला जुला कर कहना हमारा है कि ये जो है जल मेरा बना किससे, जल को जलाने से क्या बना, हाइड्रोजन को जल से हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में जलाने से क्या बना, जल बना। क्लियर है। आगे देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका कि सोने को धोला जाता है किसमें, तो इक्वारेजिया में धोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इक्वारेजिया आपका में कौन कौन सा पाया जाता है भाई, तो नाइट्रिक, देखिए दिया हुआ है आपका सोने का जो है, सोने को इक्वारेजिया में धोया जाता है जिसमें कि आपको नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड 2 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आता है क्वेश्चन कितने अनुपात में रहता है भाई, तो ये 1:3 में रहती है, नाइट्रिक कम और हाइड्रोक्लोरिक ज़्यादा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है किससे, तो कांच की जो सिलिकॉन होगी उससे ये अभिक्रिया कर लेगा, जिसके कारण कि ये आपको H2F अत्यधिक क्रियाशील यौगिक है जो कि आपका कांच को कह रहा है। तो इसी में कांच का जो है कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर लेता है जिसमें कि बोतल में विस्फोट हो जाता है। क्लियर है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सा है। तो देखिए तांबा का ऊपर किस रंग का परत बैठता है, हमेशा हरा रंग का, तो वो तांबा हो जाएगा, ठीक है। ये उसी का है आपका। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि विस्फोटक जो है नाइट्रोग्लिसरीन क्या है एक तरह का, तो वो आपका एस्टर ग्रुप का है जिसको हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। कर रहे हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि दाब मापक जो प्रेशर अर्थात होता है वो क्यों नहीं यूज होता है, क्योंकि ये जो है ऑलरेडी एलपीजी द्वारा चोक हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे एलपीजी में अत्यधिक दाब पर संपीड़ित कर गैस को द्रवीकृत किया जाता है, जिसमें दाब मापक लगाने से दाब मापक के चोक हो जाने की संभावना रहेगी, अतः दाब मापक नहीं लगाया जाता है। क्लियर है। अगला देखिए कर रहे हैं निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, तो लोहा हमारा हेमेटाइट से मिलता है, इसका अयस्क है, लोहे का अयस्क है हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन देखिए, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो कह रहे जल में अधिक विलय होता है, ठीक है, ये घुलनशील होता है जल में। हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, नहीं ये उजला रंग का होता है भाई। तो जल में अधिक विलय होता है, विलय, तो ये तो आपका असत्य कौन है, आपका असत्य पूछ रहा है। विरंजक चूर्ण के लिए कह रहा है आपका कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य देखिए इसमें क्या है भाई, असत्य आपका तो मिला बी ऑप्शन यहाँ का रहा है, ऑक्सीकारक है ही। आइए व्याख्या देखते हैं आखिर कारण क्या दे रहा है भाई। विरंजक चूर्ण एक पीतल धवल चूर्ण होता है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। विरंजक चूर्ण को जब वायु में छोड़ा जाता है तो इसमें से क्लोरीन गैस आती है, कार्बन डाइऑक्साइड अथवा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रित होकर क्लोरीन गैस प्रदान करती है, यही दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को मेरे तरफ से नहीं रहेगा, ऐसे इसका आंसर ए दे रहा है कि यह असत्य बात कर रहा है कि जल में अधिक विलय होता है। तो घुलनशील हालांकि होते ही है जल में विरंजक चूर्ण, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा असत्य है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कह रहा है कि जस्ती के एक आयतन का घनत्व दिया हुआ है, 2 आयतन का भाग तांबा का दिया हुआ है, इतना से मिलने पर पीतल बनता है, पीतल का घनत्व कितना होगा, ठीक है। तो पीतल का घनत्व आपका आ जाएगा 83 दे रहा है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, तो सिंपल चीज़ है, वही अनुपातिक जिसने मैथ पढ़ा होगा वो क्लियरली बना सकता है। तो इसमें आपका 1 रेशियो ये हो जाएगा जस्ता का और 2 भाग तांबा का है, तो ये 2 भाग हो जाएगा। टोटल मेरा आया जोड़ने पर इतना इसका डेंसिटी आएगा। तो हमारा चूंकि 3
3 भाग इसमें मिला हुआ है, 3 भाग का डेंसिटी हम दिखा रहे हैं, तो 3 से भाग देंगे तो मेरा आ जाएगा 83। क्लियर है। आगे चलिए कर रहा है कि जस्ते के बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या किया जाता है भाई, तो वही परत चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर जस्ते के एक बर्तन पर ध्रुव लेपन की विधि में कर है बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है, अर्थात जिस पे चढ़ाना है उसको क्या बनाएंगे हम लोग, तो ऋण ध्रुव बनाएंगे, बिल्कुल सही है। और धन ध्रुव बनाएंगे, जो जस्ता चढ़ाना है तो हम जस्ता को धन ध्रुव पे रखेंगे। तो आपका देखिए इसमें सी ऑप्शन जो है वो कर है बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव पे लगाएंगे, वही है सी आपका आंसर। अगला देखते हैं कर है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है किसका, तो अभी अभी इसका क्वेश्चन आया हुआ था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें आपका लोहा के अलावा निकेल, क्रोमियम और कार्बन भी पाया जाता है, तो इसमें तो ऑप्शन ज़्यादा मैच कर जाएगा इसके अनुसार, और कार्बन है भी नहीं, तो इसमें देख लीजिए आपका कौन कौन सा है। तो लोहा है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, कार्बन है, और इसके साथ साथ आपको क्रोमियम का भी यूज़ किया जाता है लगभग, ठीक है। निकेल है, तो निकेल भी इसमें यूज़ किया जाता है, तो निकेल भी यूज़ होता है। क्रोमियम भी है, देखिए क्रोमियम भी है और निकेल भी होता है, दोनों यूज़ होता है, जबकि अल्प मात्रा में होता है ये। आगे देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किसका किसका है भाई, तो लोहा और क्रोमियम का है। आगे देखिए विकल्प के अनुसार है ये, और व्याख्या में देख लीजिए कर है विकल्प में निकटतम उत्तर होगा। तो जैसा कि अभी ऊपर पढ़ा हम लोग ने, इसमें तो दो होता नहीं है, 4-5 होते हैं, तो 4-5 में आपका ऑप्शन 2 ही दे रहा है, इसलिए आपका मतलब मुख्य रूप से इसमें लगभग अप्रॉक्सीमेट आंसर सी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका कि क्वेश्चन है 77, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है। तो अल्फा पॉजिटिव और बीटा निगेटिव और गामा होता है वो आपको उदासीन होता है, उदासीन होता है, तो आपका सी हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। चलिए उदासीन हो गया, गामा। चलिए आगे देखते हैं करा निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रिक संपूर्ण धातु तत्वों के लिए होता है, ठीक है। तो जो धातु होता है वो क्या होता है, डोनर होता है, अपना इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखेगा, तो ये तो स्टेबल है, ये भी 8 है तो स्टेबल है, ये 7 है तो 1 लेगा, तो ये आपका अधातु में चला जाएगा। चूंकि 7 है तो 1 लेने की प्रवृत्ति रखता है आपका, उसमें तो 1 हो जाएगा कम। अगला क्वेश्चन है इसमें देखिए कि ये जिसमें अब स्टेबल के बाद इसमें 2 है, तो 2 ये इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखेगा, तो इस पर पॉजिटिव आयन आएगा, तो ये आपका हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं करा आपसे कि CO समूह का आबंध क्रम क्या होगा, ठीक है। तो आबंध ऑर्डर इसमें दे रहा है 3.5, ठीक है। चलिए अगला 3 है आपका, डी ऑप्शन दे रहा है 3। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है आबंध क्रम जो है, बॉन्ड ऑर्डर जो है एक संख्या है जो हमें यह बताती है कि अणु के समूह को बनाने वाले 2 परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। आबंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूती तथा आबंध क्रम का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। CO समूह का आबंध जो होता है वो आपको 3 होता है, ठीक है। अगला देखिए कर रहा है कि जब जिस वस्तु के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो अभी पढ़ा है भाई कि जब द्रव्यमान निकालना हो तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जोड़ दीजिए, तो प्रोटॉन आपका 2 दे रहा है और न्यूट्रॉन की भी संख्या कितनी है, प्रोटॉन 2 है और न्यूट्रॉन भी आपका 2 ही है, ठीक है। तो 2 और 2 जोड़िएगा कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वही दिया हुआ है। अगला देखते हैं कर रहा है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर जो है वो अष्टफलकीय होता है, ठीक है। आपका बी करेक्ट हो जाएगा, अष्टफलकीय सल्फर हेक्साफ्लोराइड का। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कह रहा है हाइड्रोकार्बन के साथ इनके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा, ठीक है। तो किस तरह का हो सकता है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो जब भी होगा तो 4 तो यहाँ पर रहेगा ही, X है तो सॉरी हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन बोल रहे हैं, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का X इसका है और हाइड्रोजन है, तो X का 4 है और इसका हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो इसका क्रॉस पे आता है तो X का 1 हो जाएगा और हाइड्रोजन पे 4 चला जाएगा, तो डी ऑप्शन दे रहा है आपका ऐसे ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि जिस
अच्छा ये तो हो गया। अगला देखते हैं, करें बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध का संख्या कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कब पाया जाता है, तो जो एक जो होता है सिंगल बॉन्ड जो होता है उसमें क्या होता है कि सिग्मा आपको हो जाएगा सिंगल बॉन्ड का, और पाई बॉन्ड जो होता है वो डबल बॉन्ड में पाया जाता है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड तब मिलेगा जबकि डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इस तरह का सिंगल बॉन्ड जो होता है उसमें सिग्मा पाया जाता है, और ये हो जाता है इसमें डबल बॉन्ड में एक पाई और एक सिग्मा मिलेगा आपको। तो यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड जो है, तो बेंजीन सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि बेंजीन का कैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो C6H6 होता है, और उसका जब बनाते हैं हम लोग उसका स्ट्रक्चर तो इस तरह का बनता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका 3 बॉन्ड मिलेगा एक एक को छोड़कर। ठीक, तो यहाँ पर कितना आपका बन गया पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड आपका 3 हो जाएगा, तो 3 आपका 3 वाला ऑप्शन सी दे ही रहा है। और बाकी आप देखेंगे सिग्मा, तो सिग्मा आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से जोड़ेंगे तो ये C6 और H6, तो इसमें हाइड्रोजन के साथ और कार्बन के साथ कुल मिलाकर कितना आ जाएगा 6, यहाँ पर कार्बन 6 है तो 6 दूनी का 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 और 3 हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। और यह वही चीज आपका दिया हुआ है, देखिए कि प्रत्येक कार्बन परमाणु के एक बंध से हाइड्रोजन से और 2 अन्य निकटवर्ती से जुड़ा रहेगा, इसलिए इसमें कार्बन का ये हो जाएगा कुल 12। ठीक है, और 3 हो जाएगा पाई। क्लियर है, बाकी स्ट्रक्चर बनाकर आप देख लीजिएगा। आगे है कि भारी पानी वह पानी होता है जिसमें आपका क्या हो हाइड्रोजन का आइसोटोप, जिसमें कि D2O होता है, जिसको हम लोग भारी जल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जिसमें हाइड्रोजन का समस्थानिक या आइसोटोप्स होता है उसको हम लोग बोलेंगे भारी जल, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसी में यही दे रहा है आपका ड्यूटेरियम जो है वो यूज होता है, और इसका रासायनिक सूत्र होता है D2O। क्लियर, आते हैं अब इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक होता है, ठीक है, जिसमें आपको क्या होता है, तो आइसोटोप्स में क्या होता है कि इसमें जैसे परमाणु संख्या क्या होती है इसकी बराबर होती है। तो परमाणु संख्या किसके बराबर होता है भाई, तो परमाणु संख्या आपका प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। चूंकि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या वही होगी नहीं, प्रोटॉन की संख्या होगी वही होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, हो सकता है ये। फिर आगे देखते हैं प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या वही होती है, बिल्कुल नहीं। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की दोनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, नहीं। अब देखिए ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी दे रहा है, तो बी अभी हमने बोला था कि हो सकता है मे बी, तो आपका सही एकदम हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रोटॉनों की संख्या अगर समस्थानिक वो होता है जो परमाणु संख्या सेम होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कर जो परमाणु द्रव द्रव्यमान में असमान होते हैं परंतु नाभिक पर समान वैद्युत आवेश होता है, वे होते हैं आपको समस्थानिक। दूसरा अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, करें कि दूध क्या उदाहरण है आपका, तो इमल्सन का उदाहरण है दूध। ठीक है, चलिए इमल्सन एक कोलाइडी विलयन का ही अप्रूफ होता है, तो इमल्सन एक कोलाइड है दूध के फेस क्रीम द्रव इमल्सन का उदाहरण है। अगला देखिए कर रहा है कि अल्कोहलिक खमीर जो होता है जिसको हम लोग फर्मेंटेशन के करते हैं उसका आखिरी उत्पाद क्या होता है, तो अल्कोहल बनता है, इथाइल अल्कोहल। यही है फर्मेंटेशन मेथड से बनाया जाता है। आगे देखिए कर रहा है कि जटिल कार्बनिक और जितने भी ये एंजाइम वगैरह होते हैं पदार्थ जो होते हैं वो एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है धीरे धीरे छोटे कणों में या छोटे अणुओं में टूट जाता है, जिसको फर्मेंटेशन मेथड कहते हैं। इसी के चलते जो है जैसे कि इसमें अंगूर या आम फल को क्या करता है ईस्ट या खामीर की उपस्थिति में या जिसमें उपयुक्त एंजाइम होते हैं उसमें किण्वन कराकर अल्कोहलिक पेय पदार्थ का निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग कर रहे हैं अगला क्वेश्चन कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। तो देखिए ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलेंगे हम लोग जाइमेज से। ठीक है, ऊपर जो भी दिया हुआ है आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यही क्वेश्चन है आपका। ग्लूकोज या फ्रुक्टोज को हम लोग इथाइल अल्कोहल में बदलते हैं जाइमेज से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो किण्वन करेंगे शक्कर का भी तो आपका इथाइल अल्कोहल निकलेगा। अगला देखिए कह रहा है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है C6H12O6, ठीक है, C6H12O6, जो कि आपका हाफ होता है लगभग किसका, तो चीनी का, ठीक है। अब कह रहे यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन कौन सा है भाई, तो उसमें आपको रहेगा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, जिसका फॉर्मूला देख लीजिए, ये होता है इस तरह से, ऐसे अधिकांशतः लिखा है वो मिलेगा NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर NH2 को 2 बार लिख दिया है होल ट्वाइस में, तो इसमें क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन है आपका D। अगला चलिए, कह रहा है कि यूरिया में लगभग, ये क्वेश्चन आता है, कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, तो 47% के आसपास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अपमार्जक क्या है, तो अपमार्जक एक तरह का क्या है आपका भाई, वो यूज होता है एज ए ऑप्शन दे रहा है साबुन, बी औषधि। आइए अगला ऑप्शन देखते हैं, सी और डी। सी है उत्प्रेरक और डी है शोधन अभिकर्ता। तो साबुन के बारे में हम लोग अभी पढ़े थे कि ये क्या है, एक आपका अम्लीय चैनल होता है, चैन होता है, जो कि इसमें आपको, तो वो यूज किया जाता है शोधन अभिकर्ता के रूप में, ठीक है। सफाई कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ साबुन एवं अपमार्जक कहलाते हैं। वास्तव में हम जिस साबुन का उपयोग वर्षों से कर रहे हैं वो अपमार्जक श्रेणी में ही आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है, तो है आपका वनस्पति तेल। अम्ल का ही एक चैन होता है, वो भी लंबी श्रृंखला होती है। तो इसमें कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियम के साथ विवेचित करते हैं तथा तेल तथा वसा संगत एसिड सोडियम लवण एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है पित्तल में कौन सी धातुएं पाई जाती है, तो तांबा और जस्ता, आपका डी ऑप्शन देगा, ठीक है, डी है सही। तो पित्तल में कॉपर और जिंक होता है। अगला क्वेश्चन है कि तीसरे एवं चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है, तो बेसिक और एसिडिक दोनों होता है, जिसको हम लोग एम्फोटेरिक नेचर का बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको, जैसे कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है, वो एक तरह का क्या है आपका, एक एम्फोटेरिक होता है, अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं उभयधर्मी। वो दोनों तरह का नेचर आपको दिखाएगा, एसिडिक और बेसिक, मतलब कि आपको अम्लीय और क्षारीय दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है रेडियो धर्मीय पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है, तो ये तो सभी है, अल्फा, बीटा, गामा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है आपसे कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सा है आपका, तो नाइट्रोजन पाया जाता है, 78% के आसपास दे रहा है आपका। अगला क्वेश्चन है वायु एक क्या है भाई, तो ये मिश्रण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है, तो एलिथ्रिन का यूज किया जाता है। मच्छर जो भागता है उसमें एलिथ्रिन का मुख्य रूप से यूज होता है। आगे है जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो देखिए भाई उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट पाया जाता है, जिसको हम लोग उसके कार्बोनेट का यूज करके हटाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अब आपका इधर है क्वेश्चन, चूंकि ये जीव विज्ञान का है तो जीव विज्ञान का वीडियो आपको कल मिलेगा। यहाँ पर हम लोग इसका वीडियो देख लेते हैं, बाकी जो क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, अभी आपका क्वेश्चन है, ठीक है, केमिस्ट्री का भी। तो यहाँ देखिए है आपका हास्य गैस क्या है, ठीक है। तो हास्य गैस आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जिसका रासायनिक फार्मूला बचपन से याद करते आ रहे हैं हम लोग। तो कह रहा है कि इसे सूंघने पर हंसी आती है, डॉक्टर इसका प्रयोग जो है एंथीसिया के रूप में करता है। अगला है निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, वही क्वेश्चन फिर से आ गया आपका, नाइट्रस ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और पुट का प्रयोग करके इसका सही जवाब देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है कि ये जो दे रहा है कि त्वचा कैंसर जो है वो मतलब किस कारण से होता है, तो यहाँ पर आपका मुख्य कारण हो जाएगा परावैंगनिक किरणों के कारण। ध्वनि प्रदूषण किस लिए होता है, तो भाई अधिक डेसिबल के कारण। वैश्विक तापमान क्यों बढ़ रहा है भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। और ओजोन छिद्र क्यों हो रहा है भाई, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज के कारण, ठीक है। तो इस तरह से मतलब यूजेस पे इसका मैचिंग था।
तो ए का हो जाएगा 2 3 4 1, ऑप्शन देख लेते हैं 2 3 4 1, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बी आंसर इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट तो आपका ये है बायो, तो इसको जीव विज्ञान का आपका वीडियो दे दूंगा कल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जैसे कि आ गया है बीपीएससी का फॉर्म, तो आप सब अप्लाई कर लीजिए और उसका प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, तो आप उस प्रैक्टिस सेट पे भी अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।